बायोलॉजी में हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। तो सेल हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो सेल बेसिक यूनिट है हर एक ऑर्गेनिज्म की। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉन सेलुलर होते हैं या ए सेलुलर होते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल वायरसेस आते हैं, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं उन्हें लिविंग नॉन लिविंग में से कुछ भी नहीं माना जाता। बोला जाता है कि ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। तो इन्हें नॉन सेलुलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि वायरसेस डू नॉट फॉलो दी सेल थ्योरी, जो ये बोलती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। अब सेल्स जो है इनकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेल्स की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनमें से सबसे पहले डेड सेल के बारे में जिन्होंने देखा था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो डेड सेल के बारे में देखा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक। लाइव सेल सबसे पहले किसने देखा था, तो लाइव सेल देखने वाले थे ल्यूविन हुक। ये थे ल्यूविन हुक। और ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसमें बताया था कि इस तरीके का कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। तो वो भी आपको याद रखना है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे इन्होंने एक टर्म यूज करी थी एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स मतलब लिटिल एनिमल्स। इन्होंने बोला था कि मेरे को कुछ चलते फिरते कुछ जीव दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और वो एनिमल्स की तरह चल रहे हैं, मतलब इधर से उधर मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया एनिमल क्यूल्स। अब जब भी आप सेल्स को डिवाइड करोगे तो दो कैटेगरीज में हम सेल्स को बांटते हैं। एक हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा जिसे हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड दूसरे हैं जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये दो होते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस अगर हम बात करें तो जनरलाइज्ड वे में जो न्यूक्लियस का होता है वही डिफरेंस आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं एब्सेंट होती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का भी डिफरेंस आता है। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। उनका भी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब ये तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया कि सेल के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इसके बाद एक टाइप की थ्योरी जो मैं आपको अभी इतनी देर से बता रही थी वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वायरसेस फॉलो नहीं करते क्योंकि वायरसेस के पास सेल नहीं होता। दूसरी चीज, ये थ्योरी दी किसने थी, तो इसे देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था श्लिडन, SHSCHLEIDEN, श्लिडन। एंड दूसरे जिनका नाम है श्वान। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, बट इसको मॉडिफाई करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इट वाज मॉडिफाइड बाय विर्चो। विर्चो साइंटिस्ट थे मॉडिफिकेशन के लिए जिन्हें जाना जाता है। एक्चुअली श्लिडन और शॉन जो थे ना वो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि प्लांट की बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है, और एक ने बोला कि एनिमल्स की बॉडी सेल्स से बनी होती है। दोनों ने अपनी थ्योरी कंबाइन करके ये चीज बोल दी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं। बट विर्चो ने उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया था कि सेल से तो बने होते हैं बट ये सेल्स अराइज कैसे होते हैं, तो इनका जो भी ये अराइज होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग टर्म जो है वो विर्चो ने दी थी, जिसे उन्होंने बोला था ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, यानी न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इन द केस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वायरसेस फॉलो नहीं करते। इसके अलावा जो भी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं सेल थ्योरी वो भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि बोला जाता है कि मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के पास इतने सारे न्यूक्लियस हैं तो उनकी फंक्शनिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है फ्रॉम ऑल दोज सेल्स जहाँ पे भी सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बोला जाता है कि जो भी अर्थ है, अर्थ के अंदर एक थ्योरी है जो दी जाती है, इवोल्यूशन ऑफ सेल से रिलेटेड ये थ्योरी है। तो इवोल्यूशन ऑफ सेल लिख रही हूँ मैं हेडिंग, इससे रिलेटेड ये थ्योरी है। और इसमें बोला जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे
लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो हुआ था वो था प्राइमोर्डियल सूप प्रेजेंट था। प्राइमोर्डियल सूप की प्रोडक्शन हुई थी। प्राइमोर्डियल सूप बेसिकली क्या बोला जाता है कि उस टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर बना था और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर जो था उसे प्राइमोर्डियल सूप जो है वो टर्म दे दी गई थी। तो वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो बोला जाता था कि हेट्रोट्रॉफ्स थे जो पहले आए थे, ऑटोट्रॉफ्स बाद में आए हैं, तो वो टर्म्स हम यहाँ यूज करते हैं। अगर हम सबसे अर्लीस्ट यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो लगभग 1.5 बिलियन ईयर अगो आया था, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब क्या ऐसे चेंजेस हुए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स बन गए? तो बोला जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं, मतलब ये जो कन्वर्जन हुआ है प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स का जो कन्वर्जन हुआ है, इस कन्वर्जन को होने के लिए कुछ चीजें हुई थी, मतलब कुछ चेंजेस हुए थे। क्या क्या वो चेंजेस हुए थे? तो एक पॉइंट ये बोला जाता है कि सेल्स ने एक्वायर किया मोर डीएनए। सेल्स एक्वायर्ड मोर डीएनए, ज्यादा डीएनए जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उन्होंने कुछ प्रोटीन्स बनाए ताकि डीएनए को फोल्ड वगैरह करके अंदर न्यूक्लियस के अंदर स्टोर कर सके। तो वो चीज हुई थी। सेकंड बोला जाता है कि सेल्स बिकेम लार्जर। बिकेम लार्जर, कि सेल्स जो है वो काफी ज्यादा बड़े होते गए और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो थे वो डेवलप होना शुरू हो गए, बिकॉज प्रोकैरियोट्स लैक एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स तब बने जब प्रोकैरियोटिक सेल्स ने वैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है अटेन करना शुरू कर दिए, और क्योंकि उनके अंदर का कंटेंट बढ़ने लगा इसीलिए सेल का साइज भी इंक्रीज हो गया। तीसरी चीज ये बोली जाती है कि जो भी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स थे वो फोटोसिंथेसिस या एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए फोटोसिंथेटिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की एबिलिटी आ गई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करने लग गए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखने वाला, कि कैसे क्या क्या चीजें हुई थी जिनसे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या एक्चुअल में स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल्स का, तो वो भी हमें डिस्कस करना है। मैं बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर ही बता रही हूँ, आपकी बुक में यही दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक नहीं दिया हुआ, बट आपको आइडिया मैं बीच में देती रहूंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ऐसा इसलिए आपकी बुक में इसलिए नहीं दिया हुआ प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ना, इनमें हम थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वगैरह का डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, बट इन्होंने शुरू यूकैरियोटिक से करा है, तो हम भी यूकैरियोटिक से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक फ्लूइड या सेमी फ्लूइड एक चीज है, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जो कि बेसिकली हेल्पफुल है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के लिए। तो इसे बोला जाता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। देखो, दो चीजें हम यूज करते हैं, इनके डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और एक सेमी परमिएबल होता है। अब हमारी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेमी परमिएबल होता है कि वो मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को जाने नहीं देती। सेमी परमिएबल मतलब कि ओनली solvent is transported, is transported,
सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्रॉस द मेम्ब्रेन, सॉल्यूट का नहीं हो रहा। और सिलेक्टिवली परमिएबल ये बोलता है कि सॉल्वेंट तो जा ही रहा है बट कुछ सॉल्यूट्स भी जा सकते हैं। तो सॉल्यूट्स कैन ऑल्सो मूव सिलेक्टिवली, कैन ऑल्सो मूव सिलेक्टिवली, मतलब सिलेक्ट करके कुछ कुछ सॉल्यूट्स को भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी सॉल्यूट्स नहीं जाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स एंटर कर सकते हैं। तो आप अगर सोचो तो उस हिसाब से आप मुझे ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल ज्यादा एक्यूरेट रहेगा बोलना या सिलेक्टिवली परमिएबल? सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली, हाँ, सिलेक्टिवली परमिएबल किस लिए? क्योंकि सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट भी होता है, वरना हम कैसे बोलते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहा है, या फिर कोई और सा सब्सटेंस लाइक CO2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये सेल के अंदर एंटर या एग्जिट कर रहे हैं। तो वो इसलिए है सिर्फ क्योंकि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स में आते हैं और वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए हम ये टर्म्स ज़्यादा यूज करते हैं इन द केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी ये ट्रांसपोर्ट होता है, इससे रिलेटेड आपको ये भी याद रखना है कि एक मॉडल भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने ये मॉडल दिया था। वैसे एक्चुअली इस मॉडल से पहले और भी बहुत सारे मॉडल आए थे, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो इसने ये सही बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्वैसी फ्लूइड होती है नेचर में, मतलब पार्शियली फ्लूइड होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो थोड़ा सा फ्लो कर सकती है। फ्लो इन द सेंस कि उसके अंदर जब इन्होंने देखा कि अगर प्रोटीन एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में पहले इधर था, थोड़े टाइम बाद वो जो प्रोटीन था वो मूव होके किसी और लोकेशन पे चला गया। तो इससे क्लियरली ये चीज पता चलती है कि फ्लूइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे नदी होती है या समुद्र होता है उसकी तरह। तो उसके ऊपर बोट जो होती है जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वैसे ही प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है वो भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो क्वेसी फ्लूइड बोलते हैं। दूसरी चीज जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने बोली थी वो ये कि लिपिड बायलेयर होती है, मतलब लिपिड की दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लिपिड बायलेयर को हम ऐसे बनाते हैं कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं दो दो, उनके साथ ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स एसोसिएटेड होंगे। इस तरीके से दो लेयर्स की फॉर्मेट में वो प्रेजेंट होती है, इसीलिए लिपिड बायलेयर इसे कंसीडर किया जाता है। एंड उसके अंदर फिर प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं अंदर, तो यहाँ कहीं प्रोटीन जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे। अब कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ एसोसिएटेड होते हैं? तो हम बोलते हैं दो टाइप के प्रोटीन्स हैं जो जुड़े हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इन प्रोटीन्स को या तो बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन्स या फिर पेरीफेरल प्रोटीन्स। तो एक हो गया पेरीफेरल, दूसरा हो गया इंटीग्रल। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो सिंपल सा ऐसा बोला जाता है कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये वाले जो हैं ये हैं इंटीग्रल वाले, और ये वाले जो हैं इन्हें पेरीफेरल बोलेंगे। पेरीफेरल प्रोटीन्स को बोला जाता है कि अगर डिटर्जेंट वगैरह से ट्रीटमेंट करवा दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये जो पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रोसेस जो है वो जानी जाती है। किस तरीके से ये प्रोसेस होगी तो वो मैंने आपको यहाँ बताया कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो होता है वो ये चीज़ें बोलता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं इस टाइप के होते हैं। अब ये जो भी पूरी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये पूरा मतलब मोज़ैक अपीयरेंस आ रहा है, वो मोज़ैक अपीयरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि लिपिड बाइलेयर में हर जगह प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते, कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं पैच की फॉर्मेट में। तो इसीलिए जब भी आप देखोगे पैची अपीयरेंस होती है, प्रोटीन्स जो होते हैं पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि मोज़ैक टर्म जो है वो यूज़ की गई है।
इसके अलावा पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और रेशो जो भी प्रोटीन लिपिड की होती है वो वैरी करती है सेल टू सेल, सबके अंदर बिल्कुल सेम नहीं होती है। बोला जाता है कि 54% लिपिड होती है सभी सेल्स के अंदर और 46% प्रोटीन जो है वो एग्जिस्ट करता है। बट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो जनरली 5 to 10% ये भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स मैंने आपको बताया 46% और लिपिड्स जो हैं वो होंगे 54% के आसपास। लिपिड बायलेयर में एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हर एक सिंगल लिपिड, फॉस्फोलिपिड जिसे हम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके पास पोलर हेड रीजन होते हैं, इसके अलावा नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर टेल। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप ये लिपिड का स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा हेड बनाओगे और ऐसा टेल बनाओगे। तो टेल होती है, हेड रीजन होता है, हेड रीजन जो होता है इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं क्योंकि ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर लविंग। टेल जो होती है वो वाटर से दूर रहती है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर दी लिपिड मॉलिक्यूल या फॉस्फोलिपिड जिन्हें हम बोलते हैं। लिपिड्स एक्चुअली बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टिरॉल वगैरह। बट सबसे कॉमन जो लिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलती है वो फॉस्फोलिपिड ही होती है। तो यहाँ पे भी जो हम बात कर रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉस्फोलिपिड। चलो, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब फॉस्फोलिपिड को अगर हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अब जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनना कि फॉस्फोलिपिड में भी कौन कौन से लिपिड्स होती हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं और कौन से सरफेस पे है ये भी पूछा जाता है। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं फॉस्फोलिपिड की। ये जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं इसमें आपको याद रखना है कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फॉस्फोलिपिड के। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है जिसे हम अल्कोहल बोलते हैं, ये होता है ग्लिसरॉल या फिर स्पिंगोसिन नाम का होता है। इसके अलावा होते हैं फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स के अलावा होते हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको मिलेगी एक फॉस्फोलिपिड के अंदर। 3 चीजें ये हो गई और इसके अलावा एक होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मैंने यहाँ मेंशन करा। इसके अलावा स्पिंगोसिन जो और मेंशन करा है उसे हम अलग से लिख लेते हैं, तो वो भी प्रेजेंट होता है, स्पिंगोसिन। तो एक्चुअल में ये 4 चीजें होती हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट होती हैं। फैटी एसिड्स तेल वाले रीजन में होते हैं क्योंकि फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं। 2 टाइप की फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, कौन कौन सी, तो मैं यहाँ पे आपको टाइप्स बता रही हूँ। 2 टाइप्स फॉस्फोलिपिड्स के, एक जिसे बोला जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये 2 होती हैं। तो अगर कोई फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल से बनी है तो उसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोला जाएगा, अगर वो स्फिंगोसिन से बनी है तो उसे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोला जाएगा। इतना सा अंतर होता है दोनों के बीच में। बनी किस चीज से है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ग्लिसरॉल होगा तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा तो फिर उसे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोला जाएगा। अगर कोलीन होगा तो फॉस्फेटिडाइल कोलीन बोलते हैं, वो भी टर्म हम यूज करते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जब फॉस्फोलिपिड के अंदर कोलीन होता है
तो उसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन बोलते हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये होता है जिसके अंदर लेसिथिन टर्म भी हम यूज करते हैं, लेसिथिन भी फॉस्फेटिडाइल कोलिन के लिए ही यूज किया जाता है। ये होता है फॉस्फोलिपिड प्लस कोलिन, तो उसके लिए हम ये टर्म जो है वो यूज करते हैं। अगर एक और टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, तो आप समझ सकते हो इसके अंदर सीरीन होता है। तो ये होता है जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड प्लस सीरीन होता है, सीरीन। ये दो चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर स्फिंगोलिपिड की बात करो तो वहाँ शुगर जो अमीनो अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन होता है, बता दिया मैंने आपको। स्फिंगोमाइलिन मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड है, यहाँ लिख रही हूँ स्फिंगो फॉस्फोलिपिड जो हम पीछे पढ़ रहे थे, इसके अंदर सबसे कॉमन एग्जाम्पल स्फिंगोमाइलिन का आता है, स्फिंगो माइलिन टर्म का हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स की बात करें तो उसके अंदर फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन, स्फिंगोमाइलिन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड्स के पास नेगेटिव चार्ज ही होता है फॉस्फेट की वजह से, बट कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें मैंने आपको फॉस्फोलिपिड से रिलेटेड बताया, मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड। कुछ होते हैं जिन्हें ग्लाइकोलिपिड भी बोला जाता है, तो अब ग्लाइकोलिपिड भी देख लेते हैं। ग्लाइकोलिपिड होते हैं जिनके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं विद द लिपिड मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं ग्लाइकोलिपिड, जहाँ समझ ना आए पूछ लेना, ग्लाइकोलिपिड। तो ये होंगे जिनके अंदर मैम पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स की क्या एग्जांपल हो सकती है? पॉजिटिवली चार्ज, इसका मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत रेयर होते हैं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका, ठीक है, मुझे याद दिलवा देना एक बार, ओके मैम। फिर मैं बता दूंगी। क्योंकि हम जनरली जो देखते हैं वो नेगेटिवली चार्ज ही देखते हैं, बट कुछ रेयर फॉस्फोलिपिड्स हैं, किसी किसी ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, उन पे नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो बता दूंगी मैं आपको फिर। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो उसे बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। लिपिड के साथ कोवेलेंटली एसोसिएटेड होंगे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें एग्जाम्पल सेरिब्रोसाइड आता है, सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड जो होती है ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा गैंग्लियोसाइड भी होती है, गैंग्लियोसाइड, ये भी एक टाइप की ग्लाइकोलिपिड जो है वो प्रेजेंट होती है, तो उसका भी नाम आपको याद रखना है। ये ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट एक होता है स्टेरॉल। स्टेरॉल्स क्या होती हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है 4 फ्यूज्ड रिंग्स, तो 4 रिंग्स जो होंगी वो साथ में फ्यूज होंगी, तो उसे हम स्टेरॉल बोलेंगे। 3 से 6 कार्बन एटम्स जो होते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये जो स्टेरॉल्स होते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल आता है जिसे हम कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल। ये एनिमल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, तो ये याद रखना, एनिमल सेल्स में ही मेनली आपको कोलेस्टेरॉल मिलेगा, प्लांट्स की सेल्स में नहीं मिलता। प्लांट्स के अंदर जो मिलता है उसका नाम होता है स्टिग्मा स्टेरॉल, स्टिग्मा से याद रखना, स्टिग्मा स्टेरॉल होता है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा साइटोस्टेरॉल होता है, इसका भी नाम याद रखना, साइटोस्टेरॉल, तो ये आपको प्लांट सेल्स के अंदर मिलेंगे।